नमस्कार। आज फिर से गुरुवार की हमारी मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी की मीटिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। लास्ट गुरुवार जैसे एक गुरुवार को भी फिज़िकल मीटिंग में हम बात को ऑनलाइन सुनेंगे। ये थोड़ा हाइब्रिड टाइप ऑफ हमारा मीटिंग हो रहा है, उसके लिए दरगुजर करना। फ़िज़िकल मीटिंग हमने शुरू कर दिया है और अगले गुरुवार को मुझे आशा है वहाँ तक, और हमारे कन्वीनर प्रकाश भाई ने जो प्रॉमिस किया है उसके मुताबिक उनकी हेल्थ परमिट करेगी तो नेक्स्ट थर्सडे मतलब कि अगले 12 तारीख को हम लोग फिज़िकली मिल के प्रकाश भाई को फिज़िकली सुनेंगे। मतलब पूरा ऑफलाइन मीटिंग होगा और वो उसका हम लाइव फेसबुक लाइव करेंगे। आज के गुरुवार का हम फिज़िकल मीटिंग में मिलेंगे और आज के हमारे वक्ता को हम ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के थ्रू सुनेंगे। तो ऐसे बहुत सारी बातें देश में दुनिया में चल रही है और राइजिंग टाइड ऑफ कम्युनलिज्म के बारे में प्रकाश भाई मोस्टली अगले गुरुवार को बात भी करेंगे। हमारे सबके लिए, हमारे देश की सिविल सोसाइटी, हमारे राज्य की सिविल सोसाइटी के लिए बहुत कंसर्न की बात है। इसके बीच 2 दिन पहले ही प्रेस फ्रीडम का रिपोर्ट आया। हमारा देश का प्रेस फ्रीडम कैसे एंडेंजर्ड है, हमारा उसमें कैसे गिरावट आ रही है, उस पोजीशन में हम नीचे और नीचे ही जा रहे हैं। उसके बीच में ये फ्रीडम हाउस रिपोर्ट भी आया है जो पूरे दुनिया की डेमोक्रेसी के हालात की बात कर रहा है। ये फ्रीडम हाउस जो है वो बहुत पुराना 1941 में न्यूयॉर्क में बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो डेमोक्रेसी को कंसर्न करते हुए पूरे दुनिया में डेमोक्रेसी के क्या हालात है उसके बारे में रिपोर्ट देते हैं। और उनका ये रिपोर्ट में बता रहा है कि डेमोक्रेसी बैक स्लाइडिंग, मतलब हमारी जनवादी व्यवस्था क्या पीछे हट में है। ये रिपोर्ट के दौरान हमें पता भी चलेगा। ये रिपोर्ट है 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 का है। पूरे दुनिया में जनवादी व्यवस्था, हमें पता है फ्रांसीसी क्रांति 1789 1789 में जब से हुई, तब से दुनिया में सबने ये बात को मान लिया है कि फ्यूडलिज्म, सामंतशाही से जनवादी व्यवस्था एक बेहतर व्यवस्था है आइडियोलॉजिकली और एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। वो बात में अभी कोई शक नहीं रहा है। बुर्जुआ डेमोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं, वो रेवोल्यूशन पहले फ्रांस में हुआ और उस रेवोल्यूशन के बाद भी उसकी पीछे हट हुई, पर आइडियोलॉजिकली उसको एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबने स्वीकार कर लिया था, क्योंकि जो फ्यूडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वो लोगों के लिए काम नहीं कर रहा था, वो फेल हो गया था। आगे चलते हुए मतलब ये 1789 का जो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन और उसके बाद पूरी दुनिया में जनवादी व्यवस्था का बोलबाला, और फिर आया जनवादी व्यवस्था के सामने मतलब बुर्जुआ डेमोक्रेसी के सामने प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन की बात आई, सोशलिज्म की बात आई। तो आइडियोलॉजिकली काफ़ी लोग आज मान रहे हैं कि सोशलिज्म इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियोलॉजिकली ऑल्सो, पर उसमें भी हमारे भिन्न मत हो सकते हैं। पर ये जनवादी व्यवस्था जिसकी बहुत प्रशंसा होती है और न्यूयॉर्क में 1941 में फ्रीडम हाउस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बना और उसका कंसर्न रहा पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को लेके, और उनका रिपोर्ट जो आज हमारे वक्ता डॉक्टर अनीता नागर पेश करेंगे वो रिपोर्ट का जिस्ट के रूप में, और वो रिपोर्ट का क्या फाइंडिंग है वो रिपोर्ट के बारे में हम जानेंगे। ऐसे फ्रीडम हाउस के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते हों है, फिर भी ये मैंने ब्रीफली बताया कि फ्रीडम हाउस एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1941 में न्यूयॉर्क में बना हुआ है और हर बार वो एनुअल रिपोर्ट, ग्लोबल एनुअल रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं। वो उनका मेन कंसर्न होता है डेमोक्रेसी को लेके। जैसे प्रेस फ्रीडम में हमारा देश का और काफ़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है उसमें प्रेस फ्रीडम के हालत खस्ता है, ऐसे ही ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है दुनिया के मेजॉरिटी देशों में अभी माना जाता है कि डेमोक्रेसी है, वहाँ कैसे खस्ता हाल है डेमोक्रेसी का। जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो डेमोक्रेसी के बारे में जो बात आई थी कि दुनिया भर के लोग एक मत रखने वाले हो और एक इंसान वो मत से भिन्न मत रखने वाला हो,
और मैं भी, मतलब जो फिलोसोफर है वो बताता है कि मैं भी वो बात से असहमत हूँ, मतलब आई हैव डिसएग्रीमेंट विद दैट फेलो, बट उनका ये बात रखने का, उनका डिसएग्रीमेंट रखने का, उनका भिन्न मत रखने का वो जो अधिकार है, उनके वो अधिकार के लिए मैं खुद मरना पसंद करूँगा। वो था बुर्जुआ डेमोक्रेसी का स्पिरिट, और इसलिए बुर्जुआ डेमोक्रेसी को आइडियोलॉजिकली बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता था। और आज कैसे हाल है? आज तो हम भिन्न मत की बात छोड़ दीजिए, आज तो थोड़ा भी अलग टोन को भी हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। हमारे देश के क्या हाल है, हमारे राज्य में अभी भी हमने एक्सपीरियंस किया, सोशल मीडिया में काफ़ी लोग अपने बात को एक्सप्रेस करते रहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी कन्वीनियंट मीडिया है, इजीली अवेलेबल है सबके हाथ में, इसलिए उसको यूज़ करते हैं। और हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने भी राय दे दिया है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसमें ये जो सोशल मीडिया में आपका जो पोस्ट है, आपका जो कमेंट है, वो कोई सेडिशन लॉ के हिसाब से नहीं उसको ये कर सकते हैं। और सेडिशन लॉ भी राजद्रोह का आरोप, और वो कानून जो ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म का देन है, उसको आज तक हमारी कोई भी सरकार ने नहीं हटाया, उसको जारी रखा। उसका भी पिटीशन हमारे देश की सर्वोच्च अदालत में है। हमारे देश की अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए वक्त मांगा है कि हमें उसके क्लैरिफिकेशन के लिए टाइम दीजिए। मतलब एक पूरा देश में जो हाल है, और सोशल मीडिया में कोई कमेंट करने के लिए हमारे गुजरात के सिटिंग एमएलए को आसाम पुलिस आके यहाँ से उठा के गवर्नमेंट के सर्किट हाउस में से उठा के ले गई, और फिर वहाँ आसाम हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया कि ये क्या है, ये कौन सा जुर्म कर रही है पुलिस। मतलब पुलिस को जब मन में आए उसको उठा के ले जाए, उनको एनकाउंटर कर दे। ये तो हमारी पुरानी कहानी है हमारे देश की। अंडर ट्रायल की बात करें, ऐसे एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर की बात करें, हमारे सिविल लिबर्टीज़, हमारे डेमोक्रेटिक राइट, हमारे ह्यूमन राइट्स, हमारे महिलाओं के अधिकार, हमारे दलितों के अधिकार, हमारे आदिवासियों के अधिकार, मतलब आप सोचिए देश में कहीं जनवादी व्यवस्था दिख नहीं रही है। उसके बदले जनवादी व्यवस्था में भिन्न मत का जो जगह होना चाहिए, डिसएग्रीमेंट एक डेमोक्रेटिकली आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप एकदम लिबरल डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, हम कितना भी भिन्न मत रखें, पर किसी को मारने की, किसी का हत्या का ऐलान करना या ऐसा हमने कभी नहीं सुना था। हमारे देश की पुरानी डेमोक्रेसी आने से पहले भी भावनाओं में भी हमारे यहाँ कितने सारे भिन्न मत का आदर किया गया है, सबका स्वीकार किया गया है। वही तो इंडियन सिविलाइजेशन है, उसको ही तो हम भारतीय सभ्यता संस्कृति कहते हैं। इतने सारे भिन्न मत, एक ही रिलीजन में भी कितने सारे सेक्ट, कितने सारे अलग अलग मत, इसको हमने अभी तक कभी उसको ना इलीगल जाहिर किया है, ना कभी उसका अनादर किया है। हमने सबके लिए जगह दिया है, इसलिए तो हम समझते हैं कि भारत देश महान है। पर आज जो हाल है वो कैसा है, कैसा महान है, कैसा विश्वगुरु हो सकता है पता नहीं है। पर आज ये फ्रीडम हाउस का जो रिपोर्ट आया है ग्लोबल डेमोक्रेसी को लेके 2021 के साल को, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे स्पीकर आज के हैं डॉक्टर रनिता नागर। आप उनको जानते भी हैं, काफ़ी टाइम उन्होंने बात की है और काफ़ी वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं गांधीनगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, और वो एक कंसर्न सिटीजन के रूप में हमेशा अपना एक कंसर्न भी फील करते रहते हैं सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। तो अभी मैं रनिता बेन नागर को रिक्वेस्ट करूंगी कि फ्रीडम हाउस का जो रिपोर्ट आया है ग्लोबल एनुअल रिपोर्ट, हर साल जारी करते हैं ऐसे ही, कि दुनिया में जनवादी व्यवस्था के हाल कैसे है उसके बारे में हमें डिटेल में बताएंगे डॉक्टर रनिता बेन नागर। नमस्कार। मैं मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के मंच का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने गुजरात के सबसे ज्यादा सोशली रेलेवेंट एक प्लेटफॉर्म
आज की परिस्थिति में जो बहुत सीरियस ऐसे मंच पे मुझे मौका दिया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज का मेरा विषय है एक रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट 2022 लेटेस्ट, जो डेमोक्रेसी के आंकड़े दर्शाता है और ये दिखाता है कि विश्व भर में डेमोक्रेसी के जितने पैरामीटर्स फ्रीडम हाउस रिपोर्ट अपने स्टडी के अंदर लेती है, उसका एक संकलन से डेमोक्रेसी की क्वालिटी और डेमोक्रेसी के अलग पैरामीटर्स में बढ़ोतरी हुई है या इसमें एक कोई बैकस्लाइडिंग मतलब कि कोई पीछे हट हुई है, कोई पीछे कदम हुआ है। ये रिपोर्ट हर साल फ्रीडम हाउस अपने रिपोर्ट में निकालती है। और आज की कोशिश, आज के चर्चा की कोशिश ये है कि एक तरफ असमानता का सवाल, आर्थिक असमानता का सवाल, और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी का पीछे हट होना, ये दोनों किस तरह से जुड़े हैं और इनके विश्व भर में इनके लक्षण क्या है और वो लक्षण का असर आम लोगों की जिंदगी पे किस तरह से हमें दिख रहा है, वो बात को लेकर एक समझ रखने की कोशिश आज मैं कर रही हूँ। ये बताते समय, ये चर्चा इसे करते समय हम जिन टॉपिक्स पे ध्यान करेंगे, वो टॉपिक्स इस तरह से रखा हुआ है। सबसे पहले तो जो आर्थिक असमानता का रिपोर्ट है, जिसको ऑक्सफैम रिपोर्ट हम जानते हैं, हम ये चर्चा कर चुके हैं, हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट की थोड़ी सी एक याद हम फिर कर लेंगे। इसमें खासकर बताया है कि किस तरह से एक तरफ विश्वास ना हो इस गति का, धन का संग्रह 1% इंडियन बिजनेस हाउसेस में हो रहा है, और दूसरी तरफ फिर उसी गति से पर नीचे की तरफ की गति की एकदम एक गति जो गिरते गिरते जिसकी कोई सीमा नहीं हो, इस गति से गिरता हुआ आर्थिक हालत, आर्थिक स्थिति, ये दोनों को अरस परस ऑक्सफैम रिपोर्ट ने दिखाया। और खासकर कोविड की पृष्ठभूमि में ये और कितना दुखदाई है ये आंकड़े। ये ऑक्सफैम रिपोर्ट है, इसको हम एक ही मिनट में थोड़ा याद कर लेंगे। फिर उसके बाद एक प्रश्न उठता है कि जब दुनिया भर में एक तरफ इस तरह का दौलत का संग्रह एक 1% धनी लोगों में, और वो भी सब बिजनेस और कॉर्पोरेट हाउसेस के जो मोनोपोली धराते हैं, एक तरफ वो और एक तरफ गिरता हुआ, टूटता हुआ आर्थिक मेजॉरिटी लोग एक गिरता हुआ अर्थतंत्र में फंसे, ये एक तरफ। और दूसरी तरफ उसी के साथ वही वो असमानता के साथ एक जोर शोर से एक डेमोक्रेसी की बात, ये दो चीज साथ में विश्व भर में डेमोक्रेसी की बात बहुत जोर शोर से कि हम अगर एक देश दूसरे देश पे युद्ध कर रहा है तो डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए युद्ध कर रहा है। अगर एक देश दूसरे देश में हस्तक्षेप कर रहा है, इंटरवेंशन कर रहा है, तो भी वो डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने के लिए हस्तक्षेप कर रहा है। ये बातें, तो दो चीजें साफ उसमें दिखती हैं। तो डेमोक्रेसी पे जब इतना लोकशाही
लोकशाही जो जो संरचना है, लोकशाही संरचना जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसकी बात है। तो उससे प्रश्न ये आता है कि ये लोकशाही है क्या। तो ज्यादातर जब हम लोकशाही की बात करते हैं तो ज्यादातर कहते हैं कि जब हर एक सिटीजन को एक वोट का अधिकार है, उसे हम लोकशाही कहते हैं। ये मिनिमम एक लोकशाही का पैरामीटर है, मिनिमम। तो क्वेश्चन इसलिए ये उठता है कि अगर सबके पास वोट करने का अधिकार है, एक वोट, लेकिन वो एक वोट से ही क्या लोकशाही, डेमोक्रेसी को हम मान लें? क्योंकि वो एक वोट के सामने हमें एक और चीज देखनी है कि वो एक वोट कितनी असमानता में जिंदगी जीती है। अगर हम भारत का एग्जाम्पल ले या अमेरिका का एग्जाम्पल ले, तो वही ऑक्सफैम रिपोर्ट ने जो बताया वही दिखता है कि मेजॉरिटी लोग गरीबी में और माइनॉरिटी एकदम कुछ आपके 1% अति अति धन से संपन्न, और बहुत ज्यादा देखें तो 10% पॉपुलेशन भी अति धन से संपन्न। तो इस पृष्ठभूमि में, इस असमानता की पृष्ठभूमि में एक वोट को अगर हम डेमोक्रेसी का एक मिनिमम आधार माने, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये डेमोक्रेसी है, क्या ये लोकशाही है? तो ये एक प्रश्न, ये प्रश्न तो हम सबको विचार करना है। इसका जवाब विश्व भर के इकोनॉमिस्ट, एकेडमिशियंस, थिंकर्स, फिलोसोफर्स सोच रहे हैं। बहुत काम इस पे हुआ है और बहुत नई नई बातें भी इस पे आ रही है, पर ये एक सवाल जरूर उठता है। इसके बाद ये फ्रीडम हाउस रिपोर्ट के ऊपर ये कौन है, ये संस्था क्या है, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, ये किस तरह से ये आंकड़े संग्रह करते हैं, और उसके बाद किस किस पैरामीटर्स को किस किस बिंदु पे फ्रीडम हाउस इंडेक्स जिसे कहते हैं, उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया है और विश्व के सामने ये बात बताया है कि विश्व भर में लोकशाही प्रणाली जो है ये पीछे हट हो रही है, बड़े रफ्तार से पीछे हट हो रही है। यानी कि ये दिख रहा है हमें, कंक्लूजन में ये दिख जाएगा कि जैसे जैसे आर्थिक इनइक्वालिटी बढ़ती है वैसे वैसे लोकशाही पीछे हट करती है। ये एक बिंदु पे हम ये डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। ऑक्सफैम रिपोर्ट अगर हम नजर करें फिर से, तो मोटी मोटी बातें इसमें थी कि जहाँ पे बिलियनर्स 102 से 140 के ऊपर पहुंच गए थे कोविड के साल में, उसी समय जो निचला 50% पॉपुलेशन था, वो उसके पास सिर्फ पूरे नेशनल वेल्थ का, देश के धन का 6% मालिकाना था। जब 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 बिलियनर्स 102 से 140 ऊपर हो रहे थे, तब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया था कि 200 मिलियन लोग कोविड के समय में भारत में अंडर नरिश्ड हैं। हाँ, जब 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 फोर्ब्स के बिलियनर रिपोर्ट में भारत के 100 सबसे धनी लोगों की चर्चा हो रही थी, उसी रिपोर्ट में ये बताया था कि 84% हाउस होल्ड्स इंडिया में उनके इनकम बुरी तरह से कम हो गई है। जब ये बताया था कि अडानी साहब दुनिया के
सबसे अमीर लोगों में रैंक हो गया है। ये तो 2021 की बात है। 22 में तो ये है कि ये एलन मस्क के भी आगे चले गए हैं, भारत के सबसे धनी और विश्व स्तर में एलन मस्क के आगे चले गए हैं। जब ये एक बात ऑक्सफैम रिपोर्ट ने बताया आर्थिक इनइक्वालिटी के आधार पर, उसी बात के साथ ये भी है कि 120 ऑक्सफैम रिपोर्ट ने दिया। ये और भी इसमें पैरामीटर्स हैं, लेकिन ये हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए जस्ट वो रिपोर्ट क्या थी और इनइक्वालिटी की चरम सीमा क्या थी, वो उसे याद कराने के लिए हमने ये बात फिर से दोहराई। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ऑक्सफैम रिपोर्ट ने आर्थिक असमानता को बहुत सीरियसली बताया, और उसके साथ ये भी है कि जो फ्रीडम हाउस इंडेक्स है, वो हम आगे बात करेंगे उस पे, कि उसमें तो जब ये दो बातें हम साथ में देखें, एक आर्थिक असमानता और फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट जो बता रही है कि डेमोक्रेसी पीछे हट कर रहा है विश्व स्तर पे, इसके बीच की जो कड़ी है वो ये एक प्रश्न की तरह है कि जब डेमोक्रेसी का एक मिनिमम स्तर को हम इक्वल वोट कहते हैं कि सब जितने सिटीजन्स हैं सबके पास एक वोट है, तो वो वोट इक्वल है, लेकिन एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज जो मिनिमम जरूरत है जिंदगी के, वो किस कदर अनइक्वल है। ये बात ऑक्सफैम रिपोर्ट बताती है कि किस कदर अनइक्वल है। लेकिन डेमोक्रेसी का जो मिनिमम लक्षण है कि इक्वल वोट, तो वो क्या समान हो जाता है? एक इक्वल वोट अगर आप हम दे दें लोगों को, तो और उसके सामने इतना एक असमानता मिनिमम जरूरत के लिए, तो इसको क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? ये क्या दो चीजों के बीच में एक विरोधाभासी बात नहीं है? ये एक प्रश्न उठता है ये दोनों रिपोर्ट को देख के। और जो मिनिमम जरूरत की बात कर रहे हैं, एक डेमोक्रेसी पर पुनर्विचार करने के लिए, लोकशाही के ऊपर पुनर्विचार करने के लिए ये प्रश्न उठता है कि जब मिनिमम जरूरत जैसे खाना हो, खाद्य हो गया, फूड हो गया, हेल्थ हो गया, पानी, हवा, जब ये चीजों को लेकर इस कदर एक देश और दुनिया भर में एक संघर्ष है, ये मिनिमम चीजों को लेकर जब इस कदर की एक संघर्ष है, तो डेमोक्रेसी का जो मंत्र है, मिनिमम मंत्र, वन वोट, इक्वालिटी इन वोट, तो क्या उससे डेमोक्रेसी, उससे क्या लोकशाही को परिभाषित कर सकते हैं? क्या वो लोकशाही है? इसीलिए क्योंकि हम 5 साल में एक बार वोट करते हैं और हम सबके पास वोट का अधिकार समान रूप से है, तो क्या ये लोकशाही हो गया? ये एक सवाल इस चर्चा के इर्द गिर्द हमेशा से रहेगा। इसको और ठीक से समझने के लिए, जब हमने बोला लैंड, वाटर, हेल्थ, फूड, तो उसके कुछ आंकड़े भारत के संदर्भ में ये है कि 500 मिलियन भारतीय के पास जमीन का मालिकाना नहीं है, हक नहीं है, और जो सिर्फ 10% लोग हैं भारत में जिनके पास जमीन का हक है, कितनी जमीन पे उनका हक है? उनका 55% ऑफ लैंड, 50% से भी ज्यादा भारत में जो जमीन है उसका हक ये 10% लोगों के पास है। और इसके सामने जो 60% पॉपुलेशन है भारत के, उनके पास 5% जमीन के का मालिकाना या जमीन का हक है।
तो ये जो जमीन को लेकर ये असमानता है। लेकिन वोट एक है, ये जो दोनों कैटेगरी है, ये दोनों के पास एक एक वोट है। लोकशाही, जो लोकशाही की चर्चा है कि ये वोट इक्वल है, तो क्वेश्चन ये है कि वोट अगर इक्वल है तो क्या सही में ये डेमोक्रेसी है? पानी की अगर बात करें तो सिर्फ 17%, मतलब 20% के नीचे ही लोगों के पास पाइप्ड वाटर, मतलब जो नल में पानी वो उपलब्ध है। कहाँ पे? गाँवों में। और 80% जो वाटर अवेलेबल है, क्या बोलते, सरफेस वाटर, जो जमीन के ऊपर का पानी है, वो पोल्यूट हो चुका है, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, पीने के लिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये जो 17% है, उनके सिवाय बाकी के जितने रूरल हाउस होल्ड है, उनको एक्सट्रैक्टेड वाटर, जमीन के नीचे का जो पानी जिसको साफ करके फिल्टर करके मिलता है, वो खरीदना पड़ता है। तो जिनके पास एक्सेस है वो ले सकते हैं, बाकी जिनके पास एक्सेस नहीं है वो पानी, खराब पानी पी के जो उससे रिलेटेड तबीयत की तकलीफें होती हैं उससे जूझते रहते हैं। भारत में ये बहुत पुरानी बात है। तो ये है पानी को लेके बात, लेकिन वोट एक है, वोट इक्वल है। तो फिर कुछ सवाल है कि इसको हम डेमोक्रेसी मान सकते हैं, इसको हम लोकशाही मान सकते हैं? अगर हम हेल्थ की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि 2.4 मिलियन पीपल, इंडियंस, ट्रीटेबल डिजीज, सामान्य डिजीज जिसको ट्रीटमेंट मिले तो सही हो जाए, उनसे उनकी मौत होती है। 8 लाख सिटीजन्स इसलिए मरते हैं क्योंकि हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं, उस समय पे वो हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं है। और इसके सामने ये भी सच है कि भारत एक मेडिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मतलब भारत में स्टेट ऑफ द आर्ट सबसे मॉडर्न हॉस्पिटल्स की उपलब्धता है, लेकिन उसके बावजूद ये आंकड़े हैं कि इतने मिलियन भारतीय मर जाते हैं। और विश्व भर में इंडिया का अगर हेल्थ इंडेक्स हम देखें तो 195 कंट्री से इसकी जगह आती है 195 कंट्रीज को ले तो 145 उनकी जगह है भारत की। और ये जगह किसके साथ शेयर हम करते हैं? यमन, सूडान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश, जहाँ पे हम जानते हैं कि लोकशाही बहुत बुरी हालत है, लेकिन हेल्थ के कैटेगरी में हम उनके साथ हैं, उनसे एकदम जुड़े हुए हैं। फूड की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें तो 107 देशों में 94 रैंक है इंडिया का, बहुत बुरा हाल है। और इसमें भी इथियोपिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देश जो डेमोक्रेसी में भी बहुत पीछे हैं, उनसे हम मेल जोल रखते हैं। और इतने ही बच्चे भारत में 5 साल के नीचे के भूख से मरते हैं हर साल। हम उसको भूख नहीं कहते, हम उसको डेमोक्रेसीज में फैमिन नहीं होती, भूख से मौत नहीं होती। इसके ऊपर बहुत पहले अमर्त्य सेन काम कर चुके हैं। एक्सेस, एक डेमोक्रेसी में एक्सेस टू फूड कैसे नहीं होगा, इसलिए हम उसको भूख नहीं बोलते, भूख और स्टारवेशन डेथ नहीं बोलते, हम उसको मैलनरिशमेंट बोलते हैं। अच्छा, तो ये कुछ आंकड़े ये थे बताने के लिए कि वोट एक है, लेकिन ये जिंदगियां कितनी अलग है। और अभी तो हमने सिर्फ हवा, पानी और मिनिमम फूड और जिंदा रहने के लिए हेल्थ की बात की, और उसी पे हमने देखा कि जिंदगियां कितनी अलग हैं, क्योंकि एक्सेस इन चीजों तक पहुंचना कितना मुश्किल है। लेकिन हम क्या इसको एक ही वोट है सबके पास, तो हम इसको किसी भी तरह की समानता बोल सकते हैं क्या? पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या हम इसको बोल सकते हैं? पॉलिटिकल इक्वालिटी वाली बात कितनी खोखली लगती है जब हम इकोनॉमिक इक्वालिटी को उसके साथ नहीं जोड़ पाए। और ये इंडिया के लिए नहीं, इंडिया का तो हमने कुछ फिगर्स लिए हैं, लेकिन ये दुनिया भर के ये बात सच है। अब थोड़ी बात करेंगे ये फ्रीडम हाउस रिपोर्ट लोकशाही के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर। ये कौन लोग हैं, कैसे ये
इंडेक्स बनता है। और ये जानना इसलिए जरूरी है कि हम बार बार कहते हैं कि कोई भी आंकड़े उसको साइंटिफिकली हम समझे। किसी ने बहुत अच्छा कह दिया हम उसको मान ले, किसी ने बहुत खराब कह दिया तो हम उसको ना माने। ये तरीका कुछ ये तरीका साइंटिफिक तो नहीं है। तो क्यों दुनिया भर फ्रीडम हाउस रिपोर्ट की बात कर रही है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में इसकी चर्चा है, क्योंकि इसकी मेथड जो है वो मेथड काफी साइंटिफिक है, काफी सब कुछ और सारा कुछ इनके वेबसाइट में दिया हुआ है। ये किस तरह से करते हैं कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करके देख सकता है कि ये एक मनगढ़ंत बात है, उनकी मनगढ़ंत कहानी है, या एक कोई प्रॉपर मेथोडोलॉजी जिसको हम और आप समझ के खुद भी इस तरह से हम स्टडीज कर सकते हैं। साइंस इसी चीज को तो बोलते हैं कि जब एक रिजल्ट आए तो वो रिजल्ट रेप्लिकेट हो सके। अगर मैं ये स्टडी करूं तो भी वो रिजल्ट आएगा, आप वो स्टडी करेंगे तो भी वो रिजल्ट आएगा। कोई भी दुनिया देश में कहीं पे भी ये स्टडी करे तो अगर वो स्टडी के 4 कॉर्नर्स के अंदर करे तो रिजल्ट सेम आएगा। यही चीज तो साइंस है। तो जैसे ऑक्सफैम रिपोर्ट भी एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पे था इनइक्वालिटी की स्टडी करते हुए, वैसे ही कि ये गलत बता रहा है तो मेरे पास पूरी आजादी है कि मैं उसको चैलेंज करूं और मैं बताऊं कि इनकी मेथड में ये खामी है, ये गलत है। और ये बात ये पूरी चैलेंज हम दुनिया भर के सामने लाके रख सकते हैं अगर हमारे पास वो तथ्य है, अगर हमारे पास वो एक प्रमाणिक क्वेश्चन है, प्रमाणिक सवाल। तो कुछ बात हम इनकी करें तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड एक एनुअल ग्लोबल रिपोर्ट है, हर साल ये अपने रिपोर्ट देते हैं। इनके 2 मुख्य पैरामीटर्स हैं, एक जिसको ये पॉलिटिकल राइट्स पे बात करते हैं और एक सिविल लिबर्टीज के ऊपर बात करते हैं। इन्होंने अपना काम शुरू किया था 1950s में, इन्होंने काम शुरू किया था। 1940s में इनकी स्थापना हो गई थी। 1940 में इनकी स्थापना हुई थी जब और ये अमेरिकन ग्रुप है। ये एनजीओज और थिंक टैंक्स, इस तरह के एकेडमिशियंस, इस तरह के लोग हैं जो इसमें काम करते हैं। और 1940s में इनकी स्थापना वो भी जानना जरूरी है क्योंकि जब नाजी हुकूमत अपने चरम सीमा पे थी और ह्यूमन राइट्स वायलेशन अपना चरम सीमा पे था, तब कुछ प्रोग्रेसिव अमेरिकन यूनिवर्सिटी, थिंक टैंक्स, एनजीओज ये इकट्ठे होके इन्होंने फ्रीडम रिपोर्ट डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करने के लिए, डेमोक्रेसी की बात बताने के लिए, डेमोक्रेसी की बात, लोकशाही की बात, लोगों के सिविल लिबर्टीज की बात को जोर शोर से बताने के लिए ये एक ग्रुप शुरू किया था। तो ये अमेरिकन ग्रुप है, अमेरिका के लोग इसमें जुड़े हैं जैसे मैंने बताया। इस बार का जो रिपोर्ट है इसमें 195 कंट्रीज का समावेश है। सो ये ग्लोबल रिपोर्ट है, 195 कंट्रीज का समावेश है और टाइम पीरियड इसका जनवरी 21 से दिसंबर 21 तक का है और जब ये पब्लिश हुआ तो 22 आ चुका था। ये एडिशन में 128 एनालिस्ट मतलब ट्रेन्ड स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट ने काम किया है और 50 एडवाइजर्स, ये एडवाइजर जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्सिटीज, थिंक टैंक्स, एनजीओज, प्रैक्टिशनर्स, फील्ड में जो काम करते हैं, ऐसे 50 लोगों का एक ग्रुप है। और इन लोगों ने इनका सोर्स किया है, ये अपना जो इंफॉर्मेशन है कहाँ से लेते हैं, तो ये अपना सोर्स लेते हैं, रिपोर्ट्स, हर देश के रिपोर्ट्स आते हैं और हर देश में मीडिया है, यानी कि आर्टिकल्स, पब्लिकेशंस,
यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ की एनालिसिस आती है, एकेडमिशियंस लिखते हैं, एनजीओस अपने रिपोर्ट्स देते हैं, इंडिविजुअली इन लोगों के प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं और ऑन द ग्राउंड रिसर्च होता है। ये सोर्सेज हैं इनके, ये जहाँ से ये सारा कंटेंट लेते हैं। और जैसे मैंने बताया कि 1940s में जो इनकी एक विजन डॉक्यूमेंट बनी थी, ये नाजी अत्याचार के सामने डेमोक्रेसी को समृद्ध करने, डेमोक्रेसी को शक्ति देने के लिए बनाई गई थी। और इनकी मेथोडोलॉजी और इनका विजन जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है 1948, इसके विजन डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ है। सो उनकी मेथोडोलॉजी, उनका विजन डेमोक्रेसी को सामने रखते हुए उस 1948 के यूएन असेंबली ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने बताया था कि उस वक्त एक बहुत भयंकर ह्यूमन राइट वायलेशन का फेज आया था। तो ये थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड है कि ये लोग कौन है और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में किस तरह से कौन लोग इन्वॉल्व हैं और इस तरह से मेथोडोलॉजी ये कैसे अपना आकलन करते हैं। तो दो पैरामीटर्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज मैंने बताया। हर देश को ये 0 से 4 मार्क्स देते हैं। किसके ऊपर? कि पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर इन्होंने 10 क्वेश्चन बनाए हैं और सिविल लिबर्टीज के ऊपर इन्होंने 15 क्वेश्चंस बनाए हैं। सो इनकी मेथोडोलॉजी में पॉलिटिकल राइट्स के अंदर 10 क्वेश्चन और सिविल लिबर्टीज के अंदर 15 क्वेश्चन, और ये दोनों को 0 से 4 तक का मार्क्स देते हैं, स्कोर देते हैं, राइट। यानी कि अगर 0 है, अगर 0 दिया तो 0 मतलब कि सबसे कम फ्रीडम, डेमोक्रेसी के पैरामीटर्स पे सबसे कम फ्रीडम है, उसको 0 देंगे, और जो सबसे ज्यादा फुल स्कोर करेगा उसको 4 देंगे। और तो ये बेसिक इनका मेथड है। अब ये दो पॉलिटिकल और सिविल राइट्स को आगे सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो पॉलिटिकल राइट्स वाला कैटेगरी है उसको फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। इलेक्टोरल प्रोसेस, पॉलिटिकल राइट्स के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ये डिसाइड होता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर इन्होंने 3 प्रश्न रखे हैं, 3 अलग प्रश्न रखे हैं। पॉलिटिकल राइट्स के अंदर इनका दूसरा सब कैटेगरी है, वो है पॉलिटिकल प्लूरलिज्म एंड पार्टिसिपेशन, जिसके अंदर इन्होंने 4 क्वेश्चन रखे हैं। फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी पॉलिटिकल राइट के अंदर है, इसमें 3 क्वेश्चन रखे। अब आप देखिए ये क्वेश्चन को अगर हम ऐड करें 3 + 4 + 3 मतलब 10 क्वेश्चन है ना, और 10 में मैक्सिमम आपको मार्क्स कितने मिल सकते हैं? 4, यानी कि टोटल होगा आपका 40। पॉलिटिकल राइट्स में 40 में से स्कोर वो हर एक देश को देते हैं पॉलिटिकल राइट्स के तहत। दूसरा उनका पैरामीटर जो सिविल लिबर्टी है, तो सिविल लिबर्टी के अंदर 4 सब कैटेगरीज बनाई है। ये सब कैटेगरी हुई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। इस कैटेगरी में 4 क्वेश्चन है। एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल राइट्स, इसके ऊपर 3 क्वेश्चन है। रूल ऑफ लॉ के ऊपर 4 क्वेश्चन है। एंड पर्सनल ऑटोनॉमी एंड इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर 4 क्वेश्चन है। मतलब अगर हम देखेंगे कि ये टोटल है 15 क्वेश्चन, किसके अंदर? सिविल लिबर्टी के अंदर। और ये 15 क्वेश्चन को हम मैक्सिमम देंगे 4 मार्क्स। अगर ये सब में आप फुल स्कोर कर रहे हो, आप मतलब कोई भी देश, तो ये हो गया आपका 60, 15 × 4 60, यानी कि टोटल है 60 + 40 = 100। ये 100 में से जो मार्क्स किसी भी देश को मिलता है, ये है स्कोर, ये उस देश का स्कोर है। अब वो स्कोर आपको मिल गया। स्कोर में हमने देखा कि 0 से 4 तक का रेंज है, उसमें से वो मार्क्स देते हैं। स्कोर मिल गया। अब स्कोर के बाद ये लोग स्टेटस, स्कोर के हिसाब से स्टेटस बताते हैं। स्टेटस में क्या आएगा? 3 स्टेटस है इनके। फ्री मतलब डेमोक्रेसी के जितने पैरामीटर्स इन्होंने बनाए हैं वो सारे में आपके बहुत अच्छे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आपके देश में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मतलब
डेमोक्रेसी को लेके रूल हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ रूल को नहीं देखते, ये देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल कैसा है। तो अगर ये एक स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे लेवल पे है, तो आप मतलब देश को फ्री का स्टेटस देते हैं ये। और ये फ्री का स्टेटस एक रेंज में आता है 1.0 से 2.5। अगर इस रेंज में आपकी स्कोर्स हैं, तो वो स्कोर्स को, ये जो स्कोर आपको मिला, हमने देखा ना 100 में से स्कोर मिला, ये स्कोर को ये एक स्केल के ऊपर 1 से 7 के स्केल पे फर्दर डिटरमाइन करते हैं। ये 1 से 7 के स्केल पे फर्दर डिटरमाइन करते हैं। अगर आपको 1 दिया, मतलब वो पहले तो स्कोर के बाद स्टेटस में ये कि अगर उसका वेटिंग करते हैं, वेटेड इंडेक्स करते हैं, और अगर वो स्कोर से आपको स्केल ऐसा मिलता है जो 1 है तो इट इज मोस्ट फ्री, और अगर 7 है तो लीस्ट फ्री। तो ये आपका एक्सट्रीम रेंज है, मोस्ट फ्री और लीस्ट फ्री 7। यानी कि ये जो एवरेज हुआ, एवरेज मिला हमें, स्कोर के ऊपर से एवरेज हमें मिला, स्कोर के ऊपर से स्टेटस हमें मिला, और ये जो स्टेटस है, स्टेटस के ऊपर से फ्रीडम की रैंकिंग हुई। रैंकिंग में 1 से 2.5 अगर आपका स्टेटस आता है तो आप फ्री, मतलब बहुत अच्छे आपके डेमोक्रेसी के पैरामीटर्स हैं। अगर आपसे 3 से 5 में आते हैं तो आप पार्टली फ्री हैं, और अगर 5.5 से 7 में आते हैं तो आप नॉट फ्री कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू फ्रीडम हाउस इंडेक्स आपको वहां रखा जाता है। तो ये इनकी मेथोडोलॉजी है। अब जैसे मैंने बताया कि ये मेथोडोलॉजी अवेलेबल है, वेबसाइट पे सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। जैसे हमने बताया कि एक एक सब कैटेगरी के ऊपर 3-3, 4-4 क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। क्वेश्चन के ऊपर मार्किंग अवेलेबल है, और मार्किंग के रीजंस अवेलेबल है कि अगर आपको लास्ट टाइम, और हर साल होता है, तो इस लास्ट ईयर से इस साल आपके अगर मार्क्स कम हुए हैं तो उसका कारण क्या है। तो लॉ, जो आपने लॉ पास किया, जो आपके इंसिडेंट्स हुए देश में, वो सारा रीजन के साथ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आंख बंद करके कहना कि हमें ये पसंद है या हमें पसंद नहीं है, वो एक ठीक एक एजुकेटेड, एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं होगा। इसको ठीक से, इसकी मेथोडोलॉजी को समझ के, क्योंकि उसमें मार्क्स भी है, मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया है वो भी है, और उसके कारण भी है, तो ये सारा का सारा अवेलेबल है। इंडिया का हम अगर देखें, इंडिया का इंडेक्स अगर हम देखें तो इंडिया को 2022 रिपोर्ट, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट 2022 में पॉलिटिकल राइट से बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, 33 आउट ऑफ 40। सिविल लिबर्टीज में बड़ा खराब परफॉर्मेंस है, 33 आउट ऑफ 60। और इसीलिए जो टोटल 66 बनता है, 66 आउट ऑफ 100 के हिसाब से भारत को पार्टली फ्री कैटेगरी में फ्रीडम हाउस इंडेक्स ने रखा है, पार्टली फ्री। अब 2021 में, ये 2022 में पार्टली फ्री, लेकिन 2020 तक इंडिया फ्री कैटेगरी में था, जबकि 6 साल से हर साल ये रैंकिंग इंडिया की डेमोक्रेसी में कम होती रही है। लेकिन कम होने के बावजूद भी वो फ्री कैटेगरी में था, रेंज है, फ्री कैटेगरी का एक रेंज है। मगर 2021 में, लास्ट ईयर, पहली बार इंडिया फ्री से पार्टली फ्री में आया, और तब उनका स्कोर था 67। 2022 में ये स्कोर गिर के 66 हो गया, और हम अभी भी पार्टली फ्री में हैं। ऑफ कोर्स पार्टली फ्री में और भी कंट्री, सो 2021 पहली बार इंडिया
फ्री कैटेगरी में से पार्टली फ्री कैटेगरी में आती है अकॉर्डिंग टू फ्रीडम हाउस इंडेक्स, और स्कोर 67 होता है। जबकि 2020 मतलब सिर्फ 2 साल पहले ये फ्रीडम हाउस ने इंडिया को फ्री डेमोक्रेसी में रैंक किया था, और 2022 में 2021 के रिलेशन में 1 पॉइंट और नीचे हो गया है भारत, यानी कि क्लियरली लोकशाही भारत में एक पीछे हट की स्थिति में। तो भारत का एक एग्जाम्पल दिया, ये पूरी चर्चा भारत पे नहीं है। ऑफ कोर्स फ्रीडम हाउस इंडेक्स का एक पूरा चैप्टर है भारत के ऊपर, ये भी वेबसाइट में अवेलेबल है। सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो उसके डिटेल्ड रिपोर्ट्स और एकेडमिक पेपर्स और न्यूज़पेपर्स और एनजीओ के फील्ड वर्क के ऊपर आधार, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेजिस्लेशंस में जो बदलाव, ये सब के आधार पे रीजंस भी दिए गए हैं भारत के संदर्भ में। पर मैं ब्रॉडली पूरा जो ग्लोबल रिपोर्ट है उसकी ही हम चर्चा करेंगे, और उसमें फ्रीडम हाउस इंडेक्स डेमोक्रेसी को जिस तरह से डिफाइन करता है, जिस तरह से परिभाषित करता है, डेमोक्रेसी की तो बहुत परिभाषाएं हैं, पर फ्रीडम हाउस जो कहना चाहता है कि सिर्फ मेजॉरिटी रूल को डेमोक्रेसी नहीं मानते। ये एक सिस्टम है, गवर्निंग सिस्टम है, जहाँ पे हर सिटीजन का विल, उसका जो फ्री विल है, उसकी जो इच्छाएं हैं, और इच्छा और रजामंदी, इच्छा और रजामंदी के ऊपर ही जितने लोकशाही के इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसी पाए पे काम करे, जहां मेजॉरिटी सिर्फ नहीं पर हर एक सिटीजन की रजामंदी और इच्छा के ऊपर गवर्नेंस हो। जब ये हो तब हर जन अपने आप को एक समान स्तर पर पाए, और जो विश्व के ह्यूमन राइट्स हैं, डिक्लेयर्ड ह्यूमन राइट्स है, उसकी अनुभूति सबको। और इसका एक कारण ये भी है कि ये एक मशीनरी है लोकशाही, और लोकशाही के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो इलेक्शन हो गया, चाहे वो अफर्मेटिव एक्शन हो गया, वीकर एंड वल्नरेबल सेक्शन के लिए प्रोटेक्शन हो गया, ये जो भी सारी चीजें हैं, ये एक पुरानी गलतियों को ठीक करने का, सेल्फ करेक्शन का एक तरीका है। और इसकी जानकारी कैसे होती है? जब लोकशाही में लोग पीसफुली, डेमोक्रेटिकली अपना स्ट्रगल में जाते हैं, अपनी बात, अपना प्रोटेस्ट, अपना ऑब्जेक्शन बताते हैं, तो ये तो एक बहुत हेल्दी प्रथा है, बहुत अच्छी बात है। इससे तो जो गवर्न कर रहे हैं, जो सत्ता में है, उन्हें देखना है कि अच्छा इस बातों के लोग सेटिस्फाइड नहीं है, लोगों में आक्रोश है, तो ये सीखने का प्रणाली है, ना कि कोई दबाने का प्रणाली। ये फ्रीडम हाउस इंडेक्स डेमोक्रेसी को इस तरह से रख रही है, इस तरह से इसकी परिभाषा रख रही है, और पूरी तरह से उस बात का इनकार कर रही है कि रूल बाय मेजॉरिटी को हम डेमोक्रेसी नहीं मानते। और आगे जो जिस बिंदु पे ध्यान रखा है इस इंडेक्स में, डेमोक्रेसी इंडेक्स में फ्रीडम हाउस का, बताते हैं कि सबसे बड़ा थ्रेट जो है कि 16 साल, ये जो लास्ट 16 साल गए, आज की तारीख से पीछे जाए 16 साल, तो जो ग्लोबल फ्रीडम, मतलब डेमोक्रेसी का जो एक मूलभूत पाया फ्रीडम है, उसमें हम देख रहे हैं कि 60 देश, 60 कंट्रीज, जो पूरा उनका सैंपल बेस है, हमने देखा था इतने कंट्रीज में उन्होंने अपनी स्टडी की है, उसमें 60 कंट्रीज में फ्रीडम पे डिक्लाइन हुआ है, फ्रीडम पे घात हुआ है, फ्रीडम पे हथकड़ी लगी है।
60 कंट्रीज में, जबकि 25 में थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी हम देखेंगे किस तरह से इम्प्रूवमेंट है कि अगर आप नॉट फ्री कैटेगरी से थोड़ा से पार्टली फ्री में चले गए, लेकिन ज्यादातर लोग फ्री में से नॉट फ्री में चले गए हैं, जैसे इंडिया का हमने एग्जांपल ऑलरेडी देखा। और ये 60 कंट्रीज जिन्होंने डिक्लाइन फेस किया है, 25 में इम्प्रूवमेंट फेस किया है, उसमें अगर हम पॉपुलेशन की संख्या से देखें तो 38%, विश्व का 38% पॉपुलेशन आज नॉट फ्री कंट्रीज में रहता है। 38% नॉट फ्री कंट्रीज में रहता है। सो ज्यादातर लोग नॉट फ्री कंट्रीज में रहते हैं, नहीं, ज्यादातर लोग नॉट फ्री प्लस पार्टली फ्री में रहते हैं, ये दोनों का आंकड़ा। तो फ्री में बहुत कम लोग रहते हैं, 38% तो नॉट फ्री में रहते हैं और उससे ज्यादा पार्टली फ्री में रहते हैं। या कहने का मतलब है कि फ्री में एक 21st सेंचुरी के लोग चाहिए में मेजॉरिटी लोग नॉट फ्री कंट्रीज में रहते हैं। और ये 1997 के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है लोगों की संख्या में जो नॉट फ्री देशों में रहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन और इस तरह की बहुत सारी प्रो डेमोक्रेटिक, प्रो लिबरल डेमोक्रेसी की बातें, प्रो ह्यूमन राइट्स की बातें आई और एक जज्बा बन गया दुनिया भर में कि डेमोक्रेसी को सामने रखना है, डेमोक्रेसी से हटके एक मॉडर्न युग में देश काम नहीं कर सकती। लेकिन अब ये स्टडी बता रही है कि अब ये जो एक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की जो मानसिकता बनी थी प्रो पीपल, प्रो डेमोक्रेसी, वो बहुत तेजी से टूट रही है, बहुत तेजी से इसमें गिरावट आ रही है। और ओपनली जो चीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई सोच नहीं सकता था, नहीं, और कोई करता तो दुनिया भर में पब्लिक ओपिनियन और देशों में और देशों की इंटरनेशनल लॉ के तहत बहुत कड़ा उसके ऊपर क्रिटिक होता। किस पे क्रिटिक होता? अगर देश बहुत ज्यादा कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़े, क्योंकि जैसे मैंने बताया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक मानसिकता बन गई थी, प्रो डेमोक्रेटिक एक माइंड बन गया था दुनिया भर में। लेकिन अब की जो बात है, अब बड़े ओपनली देश और सरकार डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मिलिट्री सपोर्ट लेकर या इंस्टीट्यूशनल जो सेफगार्ड्स है उसको तोड़ के मरोड़ के ये एंटी डेमोक्रेटिक काम कर रहे हैं। लेकिन इसके सामने कोई उस तरह का पब्लिक ओपिनियन, आक्रोश और ओपिनियन नहीं बन रहा है। इसलिए फ्रीडम हाउस रिपोर्ट ये कह रहा है कि 21st सेंचुरी में जैसे कि ये जो लोकशाही के विरोधी हैं, ये इनका बल बढ़ता जा रहा है और इनके सामने के जो फोर्सेस हैं, जो प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, प्रो डेमोक्रेटिक माइंडसेट है, वो कम होता जा रहा है। इस डायग्राम पे अगर हम ध्यान दें तो हम देखते हैं इसमें जो हमने बताया कि 16 साल में लास्ट 16 इयर्स, ये 2005 से 2021 का टाइम लिया है, 2005 से 2021। इसमें बहुत क्लियरली हमें दिख रहा है कि ग्रीन जो है, ग्रीन है गेन इन फ्रीडम, ये गेन इन फ्रीडम है। तो सिर्फ 25 देशों में गेन इन फ्रीडम है और ये जो लाल वाले हैं ये है लॉस इन फ्रीडम। तो 60 कंट्रीज में लॉस इन फ्रीडम है, जो हमने देखा कि 38% नॉट फ्री कैटेगरी में है। ये स्थिति है 21st सेंचुरी में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इससे बहुत बेहतर स्थिति थी। अच्छा, ये जो डिक्लाइन है डेमोक्रेसी में, ये किस किस पैरामीटर्स पे है? तो इन्होंने जितने मूलभूत डेमोक्रेसी के पैरामीटर हैं, जैसे इलेक्टोरल प्रोसेस,
पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, ये क्वेश्चंस भी हैं। यही क्वेश्चंस के आधार पे तो स्कोरिंग हुई है इस रिपोर्ट में। फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, पर्सनल ऑटोनॉमी। तो इसको अगर हम देखें तो ये रीजन वाइज है, एशिया पैसिफिक, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरेशिया। तो हमें क्या दिख रहा है कि हर एक कैटेगरी में, ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी में, सिर्फ इलेक्ट्रॉल प्रोसेस अगर हम एशिया की बात करें तो इम्प्रूवमेंट है, 5% इम्प्रूवमेंट है। नहीं तो बाकी जितने पैरामीटर है उसमें रिडक्शन है, और कुछ तो बहुत ज्यादा, -35। अगर हम देखें रूल ऑफ लॉ, देखिए यूरेशिया में रूल ऑफ लॉ किस हद तक नीचे गिर गया, -35 तक गिर गया। एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी हर एक रीजन में कम ज्यादा लेकिन गिर रहा है, सब नेगेटिव वैल्यू में जा रहे हैं, लाइन के नीचे है, मतलब माइनस में जा रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये जो फॉल है इस पैरामीटर में, लॉस ऑफ डेमोक्रेसी, ये किस तरह से हुआ? तो जो ऑटोक्रेटिक नॉर्म्स थे, ऑटोक्रेटिक नॉर्म जिसका खात्मा वर्ल्ड वॉर 2 ने कर दिया था और एक प्रो डेमोक्रेटिक माइंड आया, वो फिर से ऑटोक्रेटिक नॉर्म्स का रिसर्जेंस, वो फिर से नॉर्म्स सामने आ रहे हैं, बहुत ही शक्तिशाली रूप में सामने आ रहे हैं। और ना सिर्फ ये सामने आ रहे हैं, पर हर देश में ये इस तरह के जो ऑटोक्रेटिक फोर्सेस हैं, ये एक जॉइंट फोर्स की तरह काम कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ के। हर देश में ऑटोक्रेटिक फोर्स एक दूसरे से में जुड़ के एक कॉमन इंटरेस्ट को सामने लाके, वो कॉमन इंटरेस्ट मार्केट हो गया, वो कॉमन इंटरेस्ट प्रॉफिट हो गया, उसको बढ़ाने के लिए हर तरह का डेमोक्रेटिक नॉर्म का उल्लंघन, जैसे कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में जाना हो तो, लॉलेस वायलेंस पे जाना हो तो, करप्शन में जाना हो तो, इकोनॉमिक उथल पुथल देश में आ जाए, इस तरह की स्थिति बनानी हो तो, ये हर तरह के हथकंडे ये अडॉप्ट कर लेते हैं। और इनके सामने वो फोर्स नहीं है जो फोर्स पहले प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस के थे, ऐसा फ्रीडम हाउस बता रही है। यानी कि 10 लोग अगर आप दुनिया भर में देखें तो 10 में 8 लोग पार्टली फ्री या नॉट फ्री देशों में रहते हैं। मैं इसे बताया था कि 38% को दिखाया था नॉट फ्री में, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो नॉट फ्री और पार्टली फ्री में जुड़े होंगे। तो उसी आंकड़े से ये भी एक आंकड़ा आता है कि हर 10 में से 8 जन या तो पार्टली फ्री देश में है या फिर बिल्कुल भी फ्री देश में नहीं है। मतलब 10 में 2 इंसान फ्री वर्ल्ड में रहता है, ये इसका आंकड़ा है। ये हमें दिख रहा है, देखिए ग्रीन वाला जो है, ग्रीन को दिखाया है फ्री, तो ये फ्री थे 46% फ्री थे, ये 20% आधे हो गए 2021 तक। 2005 से अगर 2021 तक देखें तो ये जो लोग फ्री थे 46%, ये 20% तक हो गए, इतना ज्यादा गिर गया। और जो पार्टली फ्री थे, देखिए पार्टली फ्री में हम देख रहे हैं कि पार्टली फ्री 36 था, जरा सा उनमें इंक्रीज आया है 38% का, थोड़ा सा इंक्रीज। और नॉट फ्री जो है, सॉरी पार्टली फ्री ये है 70, पार्टली फ्री ये है, हाँ 17.9 से 41 पार्टली फ्री में इंक्रीज हुआ है। यानी कि इसमें दोनों वेरिएबल आ रहे हैं। एक जो फ्री थे वो फ्री नहीं रहे, और जो नॉट फ्री थे वो थोड़े फ्री हो गए, इसलिए ये दोनों वेरिएबल्स इसमें ये येलो वाले में दिख रहे हैं। और नॉट फ्री का जैसे हमने बताया कि नॉट फ्री बढ़ गया है, ये बहुत भयंकर है, नॉट फ्री बढ़ गया है। पार्टली फ्री जैसे मैंने बताया कि दोनों कैटेगरी से गिरे हैं, और वो अच्छी बात नहीं है। नॉट फ्री से अगर पार्टली फ्री में गए हो तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर लोग
फ्री से पार्टी फ्री में चले गए, मतलब रिग्रेसिव मूवमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू फ्रीडम हाउस रैंकिंग। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें ये बताया है कि फ्रीडम हर रीजन इतने सारे रीजन है, हर रीजन में 10 साल का अगर आप स्टडी करें तो डेमोक्रेटिक डिक्लाइन, हर रीजन में डेमोक्रेटिक डिक्लाइन है। ये सारे देश है, माली, सेंट्रल अफ्रीका, टर्की, ये सारे, इंडिया भी है यहाँ पे। इसमें ये डेमोक्रेटिक डिक्लाइन है, डेमोक्रेटिक मतलब लोकशाही पीछे हट पे है, बैकफुट पे है। इसमें देखिए इंडिया पार्टली फ्री, इसमें कितना -11 गिर के ये पार्टली फ्री हो गया, और बाकी के रेंजेस पर्पल है नॉट फ्री, तो आपको दिखेगा पर्पल, इतने सारे पर्पल हैं, ये सारे नॉट फ्री हैं। फ्री कितने कम है, फ्री तो हमको 1 2 3 ही दिखे, नाउरू, यूनाइटेड स्टेट्स और पोलैंड, ये 3 इन देशों में ये 3 फ्री में दिख रहे हैं। मैक्सिमम मेजॉरिटी हमें दिख रहा है नॉट फ्री में। तो ये दशा है लोकशाही की। और क्या तरीके हैं जिससे ये ऑटोक्रेटिक एक फोर्सेस, और कौन से तरीके और कौन से एविडेंस है कि ये ऑटोक्रेटिक बिहेवियर का बढ़ना और डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कम होना? ये कुछ एग्जाम्पल्स से दिए हैं कि जहां जहां जो लोकशाही नॉर्म्स हैं, लोकशाही तरीके हैं, उनका उल्लंघन, उनको तोड़ा गया। 2021 में रशिया में व्लादिमीर पुतिन, उनके प्रेसिडेंट ने अपने कॉम्पिटिटर कैंडिडेट को इम्प्रिजन कर दिया। इलेक्शन के समय जब इलेक्शन अप्रोच कर रहा था, उनको इम्प्रिजन कर दिया, उनको एक्सट्रीमिस्ट बता दिया। ये एक। निकारागुआ में 2021 का जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, तब इन्होंने बहुत कोअर्सिव लॉ, फॉरेन एजेंट्स लॉ इंट्रोड्यूस किया, और इन्होंने 50 ऑर्गेनाइजेशंस को डी रजिस्टर कर दिया। मतलब पूरा सिविल सोसाइटी का फंक्शनिंग को ठप कर दिया, बंद कर दिया। और ऐसे माहौल में निकारागुआ में 2021 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए। सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इन्होंने जब हांगकांग को लेकर इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात हो रही थी, तब भी इन्होंने ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट करके डिटेन कर दिया। ये इनका तरीका था। इसको हम देखें तो ये देखिए दिया है, ये सब दुनिया है, देश है, और ये देश में इस तरह के एंटी डेमोक्रेटिक वायलेशंस जस्ट बिफोर इलेक्शन कहाँ पे हुए थे। निकारागुआ में प्रेसिडेंट को कि ऑपोजिशन को इम्प्रिजन कर दिया। ट्यूनीसिया में प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया एक डिक्री लगा के। माली में कूप हुआ इलेक्शन के टाइम पे, कैबिनेट रिशफल के समय कूप हो गया। कूप मतलब फोर्सफुली मिलिट्री पावर के ताकत से जब आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा देते हो, कूप है। ईरान में जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, उसने इंश्योर किया कि कोई चैलेंजर ना हो उनके सामने। वो सारे सिविल सोसाइटी को पूरा बंद करके, ठप करके। म्यांमार में मिलिट्री ने डिपोज कर दिया इलेक्टेड लीडर को, और एक एक्सटेंडेड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। तो ये सारे एविडेंस हैं किस तरह से ऑटोक्रेटिक बिहेवियर का बढ़ना और डेमोक्रेसी का पीछे हट, डेमोक्रेसी की बैकस्लाइडिंग फ्रीडम हाउस रिपोर्ट ने बताया। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। माली में दूसरा मिलिट्री कूप हुआ, चैड में मिलिट्री ने फिर से इंटरवीन किया। मतलब बहुत ज्यादा मिलिट्री का इंटरवेंशन जो कभी भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स से जुड़ा हुआ नहीं है। सबसे बड़ा तो ये चैलेंज जो डेमोक्रेसी, एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी के साथ हमने देखा,
वो यूएस कैपिटल पे जो असॉल्ट हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन हारने की स्थिति में, जब उन्होंने बताया था कि जो बाइडेन का इलेक्शन जीतना इलेजिटिमेट है और फ्रॉडुलेंट है, और इतना पुराना, इतना स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी में इस तरह का एक यूएस कैपिटल में जो महीनों तक कैंपेन चला, वो एक ऑटोक्रेटिक एंटी डेमोक्रेटिक नॉर्म का बहुत ही रिसेंट और बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है। डेमोक्रेसी को जब हम समझते हैं तो उसके 4 पिलर्स होते हैं, मूलभूत 4 पिलर। पहला है मीडिया, रूल ऑफ लॉ, इलेक्शंस और ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेंट्स। ये 4 बेसिक मुद्दे हैं, पिलर्स हैं एक लोकशाही के। और ये चारों में जब फ्रीडम हाउस स्टडी करता है तो ये देखते हैं कि मीडिया को बहुत बुरी तरह से ब्लॉक कर रखा है दुनिया भर में। रूल ऑफ लॉ को पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट्स ने बहुत कमजोर कर दिया है, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी अपने हाथ में ले लिया है, कब्जे में कर लिया है बहुत हद तक। इलेक्शंस को नॉन ट्रांसपेरेंट, करप्ट एंड आर्बिट्ररी बना दिया है, और माइग्रेंट्स एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का हर देश में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमन राइट वायलेशन की बात है। एक और चिंता वाली बात जो फ्रीडम हाउस इंडेक्स बता रही है ये है कि एंटी डेमोक्रेटिक या ऑटोक्रेटिक जो ताकतें हैं ये अलायंसेस बना रहे हैं, ये अकेले काम नहीं कर रहे, ये ग्लोबल लेवल पे अलायंस बना रहे हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट्स ऑफ रशिया, चाइना एंड टर्की, इन्होंने क्या किया था कि जब वेनेजुएलन रिजाइम के ऊपर सैंक्शंस लगे थे तो इन लोगों ने वो सैंक्शंस का असर कम करने के लिए रशिया, चाइना और टर्की ने जबरदस्त ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला के साथ किया। मतलब पहले जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो समय था कि आप अगर ऑटोक्रेटिक और एंटी डेमोक्रेटिक बात करते हो, काम करते हो, तो देश भर इकट्ठा होकर आपको सैंक्शंस के तहत या क्रिटिसिज्म के तहत या कोई ट्रेड ब्लॉकेजेस के तहत आपको पनिश करता था। लेकिन अब ये है नहीं, अब ये दिखता है कि वेनेजुएला जैसा रिजाइम जो है एंटी डेमोक्रेटिक, उसको आप हटा के कोने में सैंक्शन के तहत पनिश करके या उसको सिखा नहीं सकते, क्योंकि बाकी जो है ऑटोक्रेटिक फोर्सेस जैसे यहाँ बताया गया है इस रिपोर्ट में, रशिया, चाइना, टर्की, ये इनके मित्र की तरह आ जाते हैं और वेनेजुएला जैसे देश को बचा लेंगे। तो ये अलायंसेस जो है ये बहुत ये एंटी डेमोक्रेटिक बिहेवियर को जस्टिफाई कर रही है, स्ट्रेंथन कर रही है और ताकत दे रही है। और भी एक बहुत डेवलपमेंट है, जबरदस्त डेवलपमेंट की ट्रांसनेशनल लेवल के ऊपर ये लोग अलायंस बना के, इस तरह के अलायंस बना के जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स के सामने अपोज करते हैं उनको सेंचुरी मिल जाती थी, कोई एक देश में सेंचुरी मिल जाती थी। अब ये है कि वो देश भले सेंचुरी दे दे, लेकिन वो ही ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के साथ जुड़ के, क्योंकि वो देश में खुद एक ऑटोक्रेटिक सेंस है, डेमोक्रेटिक सेंस है नहीं, वो इन असाइलम सीकर्स को डिटेंशन, इंटरपोल अब्यूज, डिजिटल सर्वेलेंस के तहत ये उनको असाइलम नहीं देते, ये इनको या तो वहीं पे परेशान करते हैं या फिर हैंड ओवर करते हैं। तो ये सारे मोटे मोटे पैरामीटर्स फ्रीडम हाउस इंडेक्स ने डेमोक्रेसी बैकफुट पे है, डेमोक्रेसी बैकस्लाइडिंग पे है, उसको प्रूव करने के लिए अपने मेथोडोलॉजी के साथ, अपने क्वेश्चंस के तहत, अपनी स्कोरिंग सिस्टम के साथ ये मोटी मोटी बातें बताई। ये सब होने के बाद भी फ्रीडम हाउस इंडेक्स ने
ये बताया है कि इस माहौल में भी जब जब डेमोक्रेसी इतने बैकफुट पे है, तब भी देयर इज कॉज फॉर होप, आशा की किरण है। लोकशाही पीछे हट है, लेकिन 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 जोर शोर से अपने आप को संगठित कर रही है और फिर से ऑटोक्रेसी के सामने मुकाबला देने की तैयारी में है। और ये बताने के लिए इन्होंने ये एग्जाम्पल्स दिया है कि क्यूबा का एग्जाम्पल है कि बहुत बड़ी संख्या में सिटीजन्स ने एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया, जबकि गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त क्रैकडाउन किया लोगों के ऊपर, फिर भी बहुत जबरदस्त संख्या में सिटीजन्स ने ये प्रोटेस्ट में भाग लिया। ये क्यूबा की बात है। ट्यूनीसिया में भी वहां के प्रेसिडेंट के सामने, उनके प्रेसिडेंट पावर देना चाहते थे, उनके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बेलारूस में जो अपोजिशन के लीडर थे उनको एग्जाइल हो गई, लेकिन एग्जाइल से भी उनको बहुत पीपल सपोर्ट मिल रहा है और वो बहुत डेमोक्रेटिक काम वहां से कर रहे हैं। हांगकांग में जर्नलिस्ट एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी भी लड़ रही है प्रेस फ्रीडम के लिए। एक तरफ वहाँ बहुत ऑटोक्रेटिक रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन दूसरी तरफ प्रेस फ्रीडम के लिए वहाँ बहुत जबरदस्त मूवमेंट चल रहा है। म्यांमार में एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छलका हुआ है, मिलिट्री कूप के सामने, मिलिट्री कूप के अगेंस्ट। सूडान में जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने मास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की मिलिट्री के हस्तक्षेप के सामने। तो ये कुछ बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हमें दिखता है कि लोकशाही अकॉर्डिंग टू फ्रीडम हाउस इंडेक्स बैकसीट पे है, बैकफुट पे है, बैकस्लाइडिंग पे है, लेकिन रीऑर्गेनाइज कर रही है अपने आप को ऑटोक्रेटिक फोर्सेस के सामने आने के लिए। पर ये होने के लिए MSD जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हमें एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग, एक एनालिसिस, एक साइंटिफिक सोच, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज को देखने का नजरिया, इसका एक समझ और प्लेटफॉर्म देती है। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट एंड डेमोक्रेटिक बैकलैश को स्ट्रेंथन करेगी। आखिरी में ये है जो हमने शुरू किया था बात कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का बढ़ना और डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, डेमोक्रेसी का पीछे हट होना। ये इसको एक ग्राफ में अगर हम देखना चाहें तो ये रिलेशनशिप है। इनइक्वालिटी को जिनी कोएफिशिएंट कह के एक मेजर है जिससे नापा जाता है। तो जिनी कोएफिशिएंट हम यहाँ देखेंगे 20 से 70 तक है। जितना कम वैल्यू उतना कम इनइक्वालिटी, मतलब मोर इक्वल, वो समाज मोर इक्वल है। और जितना हाई वैल्यू जैसे 60, 65, 70 उतना मोर अनइक्वल है। तो अगर हम ये लाइन यहाँ से देखें कि 20 से 70 तक हम जब इस तरफ जाते हैं टुवर्ड्स द राइट, तो इनइक्वालिटी बढ़ती है। और यहाँ पे अगर हम देखें फ्रीडम हाउस इंडेक्स, हमने देखा ना कि 1 to 7 इसका रेंज है, फ्रीडम हाउस इंडेक्स का 1 to 7 रेंज है। 7 मतलब सबसे कम फ्री। तो यहाँ पे क्लियरली अगर हम देखें कि जितनी इनइक्वालिटी ज्यादा है उतनी फ्रीडम कम है। देखिए, जितनी इनइक्वालिटी ज्यादा है उतनी फ्रीडम कम है। और इस तरफ अगर हम देखें तो जितनी इनइक्वालिटी कम है उतनी फ्रीडम ज्यादा है, क्योंकि 1 to 3 मतलब हायर फ्रीडम, और नीचे जाएंगे 5, 6, 7 तो लोअर फ्रीडम। तो हमने शुरू किया था बात को डेमोक्रेसी के सामने एक प्रश्न उठा के ऑक्सफैम रिपोर्ट की इनइक्वालिटी और फ्रीडम हाउस का डेमोक्रेसी में पीछे हट, ये दोनों का समावेश एक समाज को
किस तरफ ले जाता है। तो ये दोनों बातों को फिर से जोड़ते हुए इससे हमें पता चलता है कि जितनी ज्यादा आर्थिक असमानता उतना कम लोकशाही। इतना बता के मैं अपना बात पूरा करती हूँ। MSD का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।